वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्लेटर्स रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वहाँ पे स्लेटर्स रूल का कुछ लिमिटेशन और उसके साथ साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ कैलकुलेशन करके भी इसको दिखाने वाले हैं। ओके, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जो न्यूक्लियर चार्ज इज द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि जो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा वही क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर इसको हाइड्रोजन एटम मान लेंगे तो इसमें क्या होगा? सिर्फ ओनली अट्रैक्शन होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन अगर ये दूसरा कोई एलिमेंट होगा, हायर एटॉमिक नंबर होगा, तो क्या होगा? और भी बहुत सारे सेल आएगा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेगा। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा और न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है उसी टाइप से यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका जो भी चार्ज होगा ये सेम चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन या फिर इस इलेक्ट्रॉन या फिर इस इलेक्ट्रॉन सभी को क्या सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे पाएगा? नहीं। इसमें जो अट्रैक्शन का वैल्यू होगा न्यूक्लियस चार्ज का, ये इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस चार्ज को रियलाइज करेगा ये इलेक्ट्रॉन उससे कम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उससे और कम करेगा। अगर और भी सेल होगा तो यहाँ पे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो और कम न्यूक्लियस चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको जानने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस चार्ज, इसको जानने के लिए एक नया टर्म से इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको कहते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, और ये जो रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इसको कितना रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग स्लेटर्स रूल। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसको पहले देख लेते हैं। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से, इज इक्वल टू हो जाता है जेड माइनस सिग्मा। अब ये तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये क्या है? ये न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उससे ही हम लोग न्यूक्लियर चार्ज को निकल पाएंगे। तो अगर हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकल पाएंगे तो वहां से हम लोग पुट करके जेड इफेक्टिव का वैल्यू इजीली निकल पाएंगे। इसीलिए जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है उसको, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेगा हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा अलग अलग वैल्यू से। तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये जो इफेक्ट है मतलब कि रिपेल कर रहे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। स्लेटर्स रूल, इससे हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकलते हैं या फिर स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है उसका वैल्यू निकलते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद और भी सारे पॉइंट है इसके रूल्स में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्लेटर्स रूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से लिखा जाता है जो कि अलग अलग ग्रुप करके लिखा जाता है। जैसे कि 1s को एक ग्रुप, 2s एंड 2p को अलग से ग्रुप, 3s 3p को, 3d को, 4s और 4p को एक साथ में एक ग्रुप, 4d को अलग ग्रुप, 4f को अलग ग्रुप और 4s एंड 5s एंड 5p को अलग ग्रुप बनाते हैं। मतलब कि जो ns एंड NP को एक साथ में एक ग्रुप बनाया जाता है और ND को अलग से एक ग्रुप और NF को अलग एक ग्रुप में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्लेटर्स रूल के हिसाब से जब हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकलते हैं तो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप और 1s को अलग ग्रुप में रखा जाता है। यही उसका प्रोसेस है। नेक्स्ट, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे हम समझ पाएंगे। जैसे कि स्कैनाडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से स्कैनाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आउटबाउ प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम लोग इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालना चाहेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1s2 को अलग से एक ग्रुप बनाना होगा, 2s2 एंड 2p6 इसको एक ग्रुप बनाना होगा, 3s2, 3p6 इसको अलग से ग्रुप बनाएंगे और 3d को आगे ले आएंगे, 3d1 और उसके बाद 4s2। यही होगा अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी शील्डिंग इफेक्ट। मतलब कि अगर हम लोग 3D यहाँ पे 3D का जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, इसका अगर हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना चाहेंगे तो ये जो 4s है अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, ये हायर ऑर्बिटल में जो होगा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर इसका हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो वहाँ पे इसका कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग 4s2 का निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें 3D का कंट्रीब्यूशन रहेगा शील्डिंग इफेक्ट में। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कंडीशन फॉर डिटरमिनिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट
for 1s group electron, now screening effect of 1s electron is equal to 0.30. अब एज फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1, एक ही है, तो उसका सेंटर न्यूक्लियस है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगा। तो इसका अगर हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 0 है और उसका वैल्यू कितना होगा 0.30, एज ए रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन एटम में अगर जेड इफेक्टिव हम लोग निकालने चाहेंगे तो क्या होगा 1 माइनस इजिकल टू क्या होता है जेड माइनस सिग्मा इजिकल टू जेड इजिकल टू 1 और सिग्मा के वैल्यू 0 मतलब 1। मतलब हाइड्रोजन एटम में कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट अगर हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2। मतलब यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस टाइप से। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ इसका रिपल्सन होगा, तो सिग्मा वैल्यू कितना आएगा इजिकल टू 0.30। तो इस केस में जेड इफेक्टिव अगर निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा करेंगे तो 2 माइनस 0.30 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1.70। मतलब हीलियम एटम के केस में जेड इफेक्टिव के वैल्यू होना चाहिए था 2, हो जा रहा है 1.70। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ कंडीशन को देखेंगे, मतलब कि आदर्श एन एस एंड एन पी केस में, तो उसमें क्या होगा, जस्ट यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कि फॉर एन एस एंड एन पी ग्रुप इलेक्ट्रॉन, नहीं तो फर्स्ट कंडीशन स्क्रीनिंग कांस्टेंट of NS and NP same group और ये क्या होगा सेम ग्रुप का और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इस केस में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आएगा 0.35। सेकेंड केस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट (0.85) और थर्ड केस
स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-2 लेवल में कितना होगा 1। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग NS और NP ग्रुप का अगर हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को तीन चीज़ देखना होगा। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होगा कि NS NP सेम ग्रुप और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के लिए कितना आएगा वैल्यू 0.35। उसके बाद जो n-1 लेवल होगा उसके लिए वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0.85। और थर्ड कंडीशन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा n-2 वैल्यू लेवल के लिए उसका वैल्यू होगा 1। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो उससे हम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। मतलब अगर पिक्चर से हम लोग ड्रॉ करेंगे कि एक न्यूक्लियस है तो मान लीजिए कि ये NS या फिर NP है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। तो इसके लिए वैल्यू क्या होगा, इसके लिए वैल्यू होगा 0.35। और मान लीजिए कि यह है n-1 तो इस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू कितना होगा 0.85। और मान लीजिए कि यह है n-2 तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 1। यही हो रहा है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा NS या NP इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एज फॉर एग्जांपल लिथियम 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1। अब देखिए कि इसमें NS हो रहा है, NS इसमें n का वैल्यू कितना हो रहा है 2, n का वैल्यू 2 आ रहा है। तो उसके आगे का जो है n-1 1s हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा को निकालेंगे तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 0 × 0.35 प्लस कितना होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए 0.85, मतलब 0.85। तो एज ए रिजल्ट कितना हो रहा है 1.70। तो यहाँ पे अगर हम लोग Z इफेक्टिव निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 - 1.70 इज इक्वल टू 1.30। मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो 1.0 हो जा रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए था 3। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है ऑलवेज कितना होगा ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही कंडीशन हो रहा है। अब और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5 मतलब 9। तो इस केस में हम लोग इसको अलग से लिखेंगे और इसको अलग से लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा वैल्यू को निकालेंगे, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो जो लास्ट में होगा इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है P में, इस ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालेंगे, तो और कितना रह जा रहा है 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम लोग इसको 2s और 2p ग्रुप मान लेंगे तब। और
इसको क्या मानेंगे, ये है 1s, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो 4 और 2 6 हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं तो 0.35, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कितना करेगा, 0.85, तो कितना होगा दोनों को मिला के, और यहाँ पे आ जाएगा 1.70, मतलब 3.60 इतना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, 9 माइनस 3.60 इज इक्वल टू 5.40, यही आंसर आएगा। मतलब कि होना चाहिए था न्यूक्लियस चार्ज 9, लेकिन हो जा रहा है कितना, 5.40, घट जा रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग एन डी और एन एफ के केस में डिटरमाइन करेंगे, एन डी और एन एफ के केस में डिटरमाइन करेंगे, तो उसमें इस केस में क्या होगा कि एन डी और एन एफ जब सेम ग्रुप में रहेगा उस केस में इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू कितना आएगा, 0.035। लेकिन अगर बाकी कोई भी वैल्यू होगा, एज फॉर एग्जांपल, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1 होगा। चलिए अब देख लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल पहले ही हम लोग लिए थे स्कैनाडियम 21, उसका पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या होता है, हम लोग देखा कि जब तक 3p तक कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट आ जा रहा है, डी आ जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d1 लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। लेकिन जब हम लोग इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लैटर्स रूल। तो क्या हो जाएगा, 1s2, उसके बाद 2s2 2p6 अलग से लिखेंगे, उसके बाद 3s2 3p6 इसको अलग से लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा 3d1, उसके बाद आ जाएगा 4s2। अब इस केस में जब हम 4s2 इसका अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को वैल्यू को निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू देखो, पहले 4s1 मतलब यहाँ पे एक 1 इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, उसका वैल्यू कितना होगा, एस का वैल्यू जो आते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0.35। उसके बाद डी आ जा रहा है, मतलब n-1 हो जा रहा है, 3 वैल्यू, ये तो 4 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू n-1 हो जा रहा है, मतलब 0.85। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 1 है और ये भी तो सेम इन ग्रुप का है, मतलब इसमें भी n-1 का ही वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे 6 2 8 और एक 9, मतलब 9 इंटू कितना वैल्यू
नेक्स्ट, ये जितना भी होगा इसका कितना हो जाएगा n-2 और उससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 10 × 1 हो जाएगा। एज ए रिजल्ट कितना आएगा, लेकिन इसका z इफेक्टिव अगर निकालेंगे तो कितना होगा 21 - 18 = 3। एज हो जा रहा है अगर हम लोग एस का निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग डी का निकालेंगे तो डी का निकालेंगे मतलब कि अगर कम निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें कुछ चेंजेस आएगा, तब हम लोग इसको कॉन्सिडर नहीं करेंगे। इसको कॉन्सिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी कर रहे हैं, और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा उसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 3D को कंसीडर करेंगे और उसका आगे जितना भी है उसको कंसीडर करेंगे। तो अगर उसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 8, और डी के केस में जो सेम एनर्जी में होगा उसको ही क्या करेंगे 0.35 मानेंगे, और बाकी जितना भी होगा उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 16 और 2 18, मतलब 18 इंटू कितना हो जाएगा 1, मतलब वैल्यू आ जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पे तो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है और नहीं है, इसीलिए 0.35 का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे 21 - 18 करेंगे तो इसका भी वैल्यू 3 आएगा। लेकिन अगर इस कैनेडियम के जगह टाइटेनियम ले लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। D2 हो जाएगा और इसमें भी D2 हो जाएगा और यहाँ पे 4s2 होगा। तो उस केस में अगर हम लोग D का निकालेंगे वैल्यू तो D में तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे 18 तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे D में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इंटू 0.35, मतलब 18.35 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 - 18.35, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.65 हो जाएगा। और अगर हम लोग 3D का नहीं निकाल के अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसको पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 0.35 प्लस यहाँ पे 10 और इसका वैल्यू कितना होगा 0.85। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कितना होगा 10 × 1, मतलब 0.35 प्लस 8.5 प्लस 10 इक्वल टू 18.85। तो अगर यहाँ पे 18.85 को बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.15, ये आ जा रहा है। तो यही बात है, ND और NF के केस में इस टाइप का वैल्यू आ रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट।